हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने हुए होंगे। और उसी तैयारी में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी 2025 के मॉक टेस्ट नंबर मेगा टेस्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि व्यापम के आपके नए पैटर्न के अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है व्यापम क्या करता है, कूट वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न पूछता है। तो हम लोग इसी पैटर्न पे टॉप 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी ने एग्जाम के सिलेबस तो देख ही लिए होंगे, जिसमें हमको क्या मिलेगा, पार्ट 1 में 30 प्रश्न रहने वाले हैं और पार्ट 2 में आपके 70 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैं आपको हिंदी के 10 प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर इंग्लिश में जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाती हूँ, आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत आंसर को कमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग तो आज हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 10 में से कम आपके 8 प्रश्न तो हिंदी के सही होने चाहिए। ठीक है, तो हिंदी के 10 प्रश्नों में से 8 आपके किसके किसके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर से करना। इसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर को काउंट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए स्तंभों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया है। तो पहले नंबर में दिया है हमारा तत्सम शब्द। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, यह आपको छांटना है। तो तत्सम शब्द क्या होता है, सबसे पहले तो यह जान लो। तत्सम शब्द जो है, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत से हिंदी भाषा में उत्पन्न हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, किसी नए शब्द में परिवर्तित हो जाना। क्लियर है। और देशज शब्द क्या होता है, जो आम बोली के शब्द होते हैं। ठीक है, आम बोली के शब्द को उसको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द तो आपको पता है, जो विदेश से आया है वह विदेशी शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर देखते हैं हम लोग इसका। तत्सम शब्द कौन सा है, संस्कृत भाषा का शब्द इनमें से कौन सा है, संस्कृत भाषा का शब्द है आपका बालक। ठीक है, बालक तत्सम शब्द होता है क्योंकि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं ना, बालका, बालकौ, बालकान, सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो क का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, क का हो जाएगा दूसरा। क्लियर है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है वहाँ एक परिवर्तित रूप है, इसलिए ख का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, देशज शब्द कौन सा है, इनमें से देशज शब्द है हमारा बबुआ। ठीक है, छोटे बच्चों को बोला जाता है बबुआ। ठीक है, प्यार से बोलते हैं ना बबुआ, ऐसा करके। तो यह एक प्रकार से क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोला जाता है, इसीलिए देशज शब्द कौन सा हो गया, बबुआ। ठीक है, और विदेशी शब्द कौन सा हो गया है, अफसर। अफसर जो है हमारे भारत देश का नहीं है, एक तरीके से वह फारसी शब्द का है। ठीक है, तो घ का आंसर क्या हो जाएगा, घ का आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि 2 3 1 4 ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, 2 3 1 4 ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर बी को देखो। ठीक है, ये वाला बी, 2 3 1 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको शब्द आएंगे। ठीक है, आजकल देशज विदेशज वाले शब्द भी इसी प्रकार के पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है, वन लाइन में नहीं पूछता है आजकल, इसी प्रकार से ही पैटर्न में सारे के सारे प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे सही कौन सा है यह आपको बताना है। तो देखो, पहला आपको कथन दिया है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आरंभ में जुड़ता है, उसको उपसर्ग कहते हैं, यह इनका कहना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, एक होता है आपका पहले मूल शब्द होता है। ठीक है, मूल शब्द पहले होता है। इस शब्द की हम लोग स्टार्टिंग में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द का लगाते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। इस शब्द के यानी कि मूल शब्द के अंत में जो शब्द लगाते हैं उसको
प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपसर्ग जो है वह शब्द की आरंभ में जुड़ता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है यह हमारा मूल शब्द है, इसकी आरंभ में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, यानी कि पहला हमारा सही हो गया। क्लियर है? सेकंड में देखो प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये इसको तो मैंने आपको बता दिया, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यह भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। थर्ड में देखिए, सु एक प्रकार का उपसर्ग है बोल रहा है। तो क्या यह सही है? क्या आप लोग जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, विचार। ठीक है, विचार क्या है हमारा, विचार एक प्रकार से मूल शब्द है। इसके अगर स्टार्टिंग में यानी कि आरंभ में सु लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ सुविचार बन जाएगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सु शब्द का इस्तेमाल किया है, इसीलिए सु एक प्रकार का उपसर्ग हो गया। क्लियर है? तो हमारा थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब देखो चौथे नंबर में क्या बोला गया है, पन एक प्रकार का प्रत्यय है बोल रहा है। तो क्या यह सही है? क्या जैसे कि होता है बच्चा। ठीक है, बच्चा में अगर हम पन जोड़ते हैं तो यह क्या बन जाता है, बचपन बनता है। बच्चापन नहीं बनता, ध्यान देंगे, बच्चापन नहीं बनता, बचपन बनता है ना। तो यह एक प्रकार का प्रत्यय है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके पास शब्द है मीठा। मीठा में अगर हम जोड़ते हैं पन तो यह क्या बन जाता है, मीठा पन बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या आपको आंसर लेना है कि पन भी एक प्रकार का प्रत्यय है। तो चारों के चारों जो है सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी कथन सही हैं। ठीक है, चारों के चारों हमारे सही थे। क्लियर हो गया? फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, कथन ए। ठीक है, कथन और कारण वाले प्रश्न दिए हैं। कथन ए में बोला गया है, राम ने आम खाया। ठीक है, राम ने आम खाया में राम क्या है, करता है बोल रहा है। तो क्या यह सही है? क्या देखो, राम क्या है यहाँ पे, करता है। ठीक, आम क्या है, आम एक प्रकार का कर्म है, और खाया क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम जो है करता है बोल रहे हैं, यानी कि जो क्रिया करता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, माने कि आम खाना एक प्रकार की क्रिया है, तो उस क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। यानी कि ए हमारा कथन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? कारण आपको दिया गया है, वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया, जो वाक्य में कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण क्या कर रहा है, ए की सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन भी होते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए का सही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसा प्रकार के प्रश्न भी मैं आगे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का उनके समास प्रकार से मिलान करना है। ठीक है, समास के प्रकार दिए हैं आपको और शब्द दिए हैं, उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो पहले में दिया है आपको राजकुमार। तो राजकुमार जो है वह इनमें से कौन से समास का उदाहरण है, यह आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो राजकुमार क्या है, राजकुमार जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, राजकुमार क्या होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण, यानी कि पहले का हो गया दूसरा। क्लियर है? राम लक्ष्मण, मैंने हमेशा आपको बताया है राम और लक्ष्मण। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह लगा रहता है, जोड़ने वाला चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। और जब भी आपको किसी दो शब्द के बीच में इस प्रकार का चिन्ह दिख जाए तो वहां पे हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, यानी कि राम और लक्ष्मण। इसका अर्थ क्या है, राम और लक्ष्मण। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था माता पिता का। माता पिता आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे एकदम एक साथ थोड़ी ना लिखते हैं, यहाँ पे बीच में एक चिन्ह लगा रहता है ना, उसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। वही आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो पहले का हमारा दूसरा था, दूसरे का पहला था, यानी कि क का हो गया आपका आंसर दूसरा, और ख का क्या हो जाएगा, पहला। क्लियर है? नील कमल, नील कमल में देखो कमल तो है लेकिन वह कैसा है, नीला कमल है बोल रहा है। तो यहाँ होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि ग का हो जाएगा तीसरा। क्लियर है? चक्रधारी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, ऐसा समास जिसमें दो शब्द मिल करके, यहाँ पे देखो चक्र दिया है प्लस धारी दिया है, दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण कौन करता है, भगवान
विष्णु। जब भी दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करे वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो घ का क्या हो जाएगा, घ का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2 1 3 4। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलिए फिर अगर समझ में आ गया हो तो अगले प्रश्न का आंसर दीजिए और आप लोग क्या करेंगे, साथ में काउंटिंग करते हुए चलना। ठीक है, और लास्ट में जब 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि 10 में से 10 किसके आए हैं, या अगर आप ये 8 नंबर भी आ रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है ना। देखो केयरफुली इसको एनालिसिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यहाँ पे देखो पहले में बोला गया है प्र जो है वह उपसर्ग है बोला है, तो क्या प्र जो है वह उपसर्ग है, एक वर्ण दी है आपको, प्र उपसर्ग है क्या। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मूल शब्द है काश। ठीक है, काश हमारा मूल शब्द है, इसमें अगर हम इस काश का मतलब क्या होता है, इच्छा करना है ना, इच्छा करना बोल सकते हैं आप लोग। इसके अगर हम लोग स्टार्टिंग में प्र शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, या प्रकाश बन जाता है ना। और देखो काश का अर्थ क्या था, काश का अर्थ था इच्छा करना, और प्रकाश का अर्थ क्या हो जाएगा, उजाला। यानी कि शब्द के आरंभ में आकर के यह वर्ण क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को ही चेंज कर दे रहा है, यानी कि प्र जो है वह हमारा उपसर्ग है। ठीक है, सारे के सारे वर्ण जो है वह उपसर्ग नहीं होते ना, तो एकदम ध्यान से आपको लगाना है। कुछ कुछ वो शब्द भी होते हैं, सॉरी वर्ण भी होते हैं जो उपसर्ग नहीं होते। इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड दिया है पन जो है वह प्रत्यय है, तो मैंने तो आपको बता दिया बचपन मीठापन वाला एग्जाम्पल बताया था ना, तो पन क्या है, प्रत्यय है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अति जो है वह उपसर्ग है बोल रहा है, तो क्या अति उपसर्ग है क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अत्यधिक। अत्यधिक, ठीक है, अब देखो इस शब्द को तोड़ो तो क्या होता है, यह अति धन अधिक होता है ना। तो अति क्या है, अति जो है उपसर्ग हो गया, अधिक क्या है, मूल शब्द है, तो यह भी हमारा करेक्ट हो गया। ता जो है वह प्रत्यय है बोला है, तो ता प्रत्यय है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। सफल एक प्रकार से मूल शब्द है, इसमें हम लोग ता लगाएंगे तो क्या हो जाता है, यह सफलता बन जाती है, यानी कि ता जो है वह प्रत्यय है। यानी कि फिर से हमारा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी सही हैं। क्लियर है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, पहले दिया है आपको गोपाल में बहुब्रीहि समास है बोल रहा है, तो गोपाल में बहुब्रीहि समास है क्या। सबसे पहले देखो गोपाल का अर्थ क्या होता है, गाय को चराने वाले को क्या बोलते हैं, गाय को चराने वाले को गोपाल बोलते हैं। अब देखो गोपाल का अर्थ गाय को चराने वाला होता है, और गाय को चराता कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, भले आजकल जो है यादव लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में इनकी संज्ञा किनको दी जाती है, भगवान कृष्ण जी को बोला जाता है। गाय को पालने वाला, गाय को चराने वाले संज्ञा किनको दी जाती है, भगवान कृष्ण जी को दी जाती है। तो यहाँ पे देखो गोपाल जो है किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह क्या है, बहुब्रीहि समास है, यानी कि पहला जो है हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। नीलकमल सेकंड दिया है, नीलकमल में कर्मधारय समास है, तो मैंने तो इसका आंसर अभी 2 सेकंड पहले बताया। नीलकमल में क्या होता है, नीला जो कमल है उसको नीलकमल कहेंगे, और यह किस प्रकार का समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, राजकुमार में द्वंद्व समास है बोल रहा है, तो क्या द्वंद्व समास होता है क्या, नहीं, राजकुमार में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद की प्रधानता होती है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे कि भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। अब आप बोलेंगे इनमें भाई अगर आप बता सकते हैं क्या कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है कि दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है ना। भाई जितना इंपॉर्टेंस रखता है बहन भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर है। और देखो चौथा दिया है तो ये हमारा थर्ड गलत हो गया है ना। दीनदयाल में बहुब्रीहि समास है बोल रहा है, तो दीनदयाल में बहुब्रीहि समास नहीं होता, इसमें होता है आपका तत्पुरुष। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा बस सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलो फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, कथन ए दिया है आपको जलज शब्द में तत्पुरुष समास है बोल रहा है, तो क्या यह सही है क्या। देखो
जलज का अर्थ क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? जलज कहते हैं। ठीक है। पंक यानी कि होता है कीचड़, पंकज यानी कि होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। ठीक है। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? कमल को बोलते हैं। ठीक है। तो जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं। और यह तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। किसको? कमल को प्रकट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पंकज का, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को पंकज कहते हैं, यानी कि कमल की संज्ञा दे रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे शब्द जो मिल करके, दो शब्द मिल करके जल प्लस ज मिल करके क्या बना रहा है? किसी तीसरे अर्थ यानी कि कमल की संज्ञा दे रही है। इसीलिए यह समास का उदाहरण है यह, इसीलिए यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष दे दिया गया है, इसलिए इसको गलत मार्क करेंगे। क्लियर है। कारण आपको दिया गया है, जल से उत्पन्न कमल को जलज कहा गया है। तो यही तो मैंने आपको बताया, यानी कि कारण जो है वह सही है लेकिन कथन जो है वह गलत है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? इस प्रकार का ऑप्शन कथन गलत है लेकिन कारण सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो आपको छोटे छोटे शब्द को भी एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये दिखते भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमको एग्जाम कंप्लीट करने का इतना प्रेशर रहता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना दिखती भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है? केयरफुली सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कथन ए, सर्वनाम संज्ञा का स्थान लेता है। तो क्या यह सही है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीता खाना खाती है। ठीक है। सीता खाना खाती है। ठीक है। इसमें आपका कर्ता कौन है? कर्ता जो है वह सीता है। कर्ता कौन है? सीता है। ठीक है। कर्ता या संज्ञा बोल सकते हैं आप लोग। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी नाम को, राहुल, श्याम, राम, कुछ भी नाम ले लो, वह क्या होती है? संज्ञा होती है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूं कि वह खाना खाती है, ठीक है, वह खाना खाती है। क्लियर है। तो वह जो है वह क्या डिनोट कर रहा है? सीता की जगह में मैंने क्या कर दिया? वह का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो वह ही क्या है? वह है हमारा सर्वनाम, और सीता यानी कि नाम लिखा था, इसलिए यह क्या था? संज्ञा था। ठीक है। तो सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा का स्थान लेता है बोल रहा है, यानी कि यह तो बिल्कुल करेक्ट है। और बोल रहे हैं कारण में सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो बिल्कुल दोनों को घुमा घुमा करके लिख दिया है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों सही, और कारण क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। क्लियर है। 90 नंबर के प्रश्न में चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है। उत्सव शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इसको संधि विच्छेद करो, तभी आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उत्सव में संधि कौन सी है। उत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत, यहाँ पे हलंत लगा रहता है, प्लस सव। ठीक है। उत्सव का संधि विच्छेद कैसे होता है? उत धन सव होता है, और यहाँ पे हलंत लगा रहता है। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताया है? जहाँ पर भी आपको शब्द के आरंभ में ये हलंत दिख जाए, ठीक है, हलंत बोलते हैं इसको हिंदी में, हलंत दिख जाए, उसको यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमेशा व्यंजन संधि होती है। ठीक है। कहीं पर भी हलंत दिखे वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था सदाचार का, इसका संधि विग्रह क्या होता है? सत धन आचार होता है। सत धन आचार, यहाँ पे हलंत दिख रहा है ना, यहाँ पर तो इसी को मैंने आपको बोला, जहाँ पर भी हलंत दिख जाए वो क्या होती है? व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको चिन्हों के विषय में जानना है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं पंडित, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? हम लोग इस प्रकार का कोष्ठक बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार को चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के चिन्ह को क्या बोलते हैं? ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, सभी को पता है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे आपने बहुत सारे चिन्ह का यूज देखा होगा ना, हिंदी में, इंग्लिश में। तो इसको अगर आपको जानना है तो मैंने योजक चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह वाला एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको डिटेल में समझाया है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं करके। ठीक है। और यकीन मानिए, व्यापम जो है इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर आपको यकीन न हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस उठा करके देखना। अभी महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया था, ये वाला जो चिन्ह है ना पंडित वाला, इस चिन्ह को क्या कहते हैं करके। तो इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं?
लाघव चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, या वीडियो के सबसे लास्ट में आप लोग देखना जब 2 ठो बॉक्स बनता है वहां पर मैं उस वीडियो का लिंक दूंगी, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक किया कीजिए आप लोग, वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स देती हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय शब्द का समास प्रकार क्या है? तो विद्यालय का समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या का आलय, आलय मतलब होता है घर, यानी कि जो विद्या का घर है उसी को क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं, और यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके हिंदी के 10 प्रश्न कंप्लीट। जितने लोगों ने भी काउंट किया होगा तुरंत की तुरंत आंसर को कमेंट कीजिए, सॉरी नंबर को कमेंट कीजिए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट था है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। पहले देखो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, नीचे दिए गए स्तंभों का सही मिलान करना है आपको। ठीक है, स्तंभ ए में आपका ये दिया हुआ है, स्तंभ बी में आपके कौन कौन से कार्य है इसको बताना है। ठीक है, तो पहला को देखो, क है ALU, ALU यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, इसका कार्य क्या होता है? अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना ALU का कार्य होता है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया? पहले का हो गया दूसरा। क्लियर? ख में देखो CU, CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है? नियंत्रण इकाई, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, देखो हिंदी में दिया है तो कितना टफ लग रहा है ये वाला। तो क्या बोलते हैं? कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना, और एक CU मतलब क्या हो गया? नियंत्रण इकाई हो गया। ठीक है, MU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी इकाई। ठीक है, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी इकाई, यानी कि ग का क्या हो गया? ग का हो गया आपका तीसरा। ठीक है, और CPU का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय, प्रक्रम यानी कि प्रोसेसिंग, इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रक्रम इकाई, यानी कि घ का हो गया आपका चौथा। क्लियर है? देखो हिंदी में दिया था, इसे थोड़ा सा टफ लगा है ना, मतलब टफ नहीं है, इजी है, बट हिंदी की वजह से थोड़ा सा अलग लगा। ठीक है, तो ऑप्शंस कैसे बन गए? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स वाली वीडियो देखनी है तो मैंने टॉप 100 फुल फॉर्म्स के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। आप चाहें तो एक बार इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और व्यापम इनमें से प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखो कंप्यूटर का सेकंड प्रश्न आ गया हमारा, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर के प्रकार का सही मिलान कीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर दिया है आपको, उसके प्रकार दिए हैं। ठीक है, पहले में देखो विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? विंडोज़ होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? विंडोज़ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विंडोज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होता है? मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जिसको हम किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रयोग करते हैं, स्पेसिफिक कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, वह क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पेंट का। ठीक है, कंप्यूटर में पेंट वाला आप सभी ने यूज़ किया होगा। तो पेंट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। पेंट जो ऐप है वो, इसको आप गेम्स खेलने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, गेम्स के लिए कोई अलग ऐप होगा, कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, जैसे कि सिर्फ गेम खेलने के लिए, सिर्फ पेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वह क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं? डेटा शीट्स बनाते हैं। अकाउंटेंट लोग ज़्यादा बनाते हैं ना, इस प्रकार अकाउंटेंट लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेल हो गया अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि कौन सा हो गया? हमारा क का था दूसरा, ख का हमारा क्या हो गया? पहला। क्लियर है? एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और पाइथन क्या होता है? पाइथन जो होता है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पाइथन जो है वह एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषाएं होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा ऐसा था, ये ऐसा और ये ऐसा, यानी कि पहले का दूसरा
ख का पहला, ग का तीसरा, चौथा। ये हो गया आपका पहला नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तीसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको, ये कथन और कारण वाले है ना, सॉरी, कौन कौन सा सही है यह आपको बताना है। देखो नीचे में आपको ऑप्शन दिया है, ऊपर में आपको दिया है कुछ इस प्रकार का। तो पहले वाक्य में क्या बोल रहा है, रैम क्या है, रैम जो है वो अस्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी है बोल रहा है। तो क्या यह करेक्ट है क्या, रैम एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। जी हाँ, यह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और रैम को ही इंग्लिश में सॉरी अस्थायी मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, जिसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर है। दूसरा नाम होता है रैम का वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर। रोम क्या होता है, अब देखो रैम का अगर आप याद कर लेते हैं कि रैम क्या है, अस्थायी है, तो रोम का अपने आप याद हो जाएगा। रोम क्या है, स्थायी है। और मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया था, जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रीड ओनली का मतलब क्या है, जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए यह क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है और स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थायी होगा उसको हम छेड़छाड़ करके कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं डेटा को, लेकिन स्थायी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा सही था और ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, रोम को ही क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। थर्ड में देखो, रैम में डेटा कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाता है। तो क्या यह करेक्ट है क्या, जी हाँ, रैम की डेटा अस्थायी होती है, जो कि कंप्यूटर बंद होने पे क्या हो जाती है, मिट जाती है। क्लियर है। तो तीसरा नंबर भी हमारा करेक्ट हो गया। चौथा में देखो, रोम में डेटा मिटाया नहीं जा सकता। तो रोम में डेटा मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स, सारे के सारे आंसर हमारे करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के ऑप्शंस वाले आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चौथे नंबर के प्रश्न देखना। पहला आपको दिया गया है सेंटेंस, लैन क्या है, सीमित क्षेत्र में कार्य करता है। तो लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वह सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, यह आपको बोला गया है। तो क्या यह सही है क्या, बिल्कुल। लैन क्या करता है, लोकल, नाम ही है लोकल, और लोकल जैसे कि ये बोलते हैं ना, लोकल मार्केट से सामान खरीदना, इसका मतलब क्या होता है, समीप के मार्केट से सामान खरीदना, यही होता है ना, लोकल फॉर वोकल, इस प्रकार का हमारा वाक्य भी चल रहा था बीच में। तो लोकल माने कि होता है समीप, और समीप क्षेत्र में कार्य करता है, उसी को लैन कहते हैं, यानी कि पहला हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, वैन का दिया है, वैन जो है वह पूरे विश्व में फैला होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड, और वाइड का अर्थ क्या होता है, विशाल, है ना, विशाल होता है, यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, एक देश से दूसरे देश, है ना, इसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि यह दूसरा भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट। मैन का क्षेत्र लैन से बड़ा होता है बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से और प्रश्न पूछ चुका है व्यापम, इसको क्रम में जमाइए करके। ठीक है, लैन दिया है, मैन दिया है, वैन दिया है, इसको क्रम में जमाइए, ये करके पूछ चुका है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा है पैन। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क को पैन कहते हैं। जो आप घर में वाईफाई कनेक्शन करते हैं ना, वही पैन के अंतर्गत में गिनती होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है हमारा पैन। ठीक है, इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा नेटवर्क होता है लैन। लैन क्या होता है, जो एक बिल्डिंग से लेकर के दूसरे बिल्डिंग तक कार्य कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और लैन से बड़ा कौन सा होता है, मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपने सुनी होगी, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं एक सिटी से लेकर के दूसरे सिटी में जो नेटवर्क कनेक्शन हम ले सकते हैं, वह क्या होती है, मैन के अंतर्गत में आती है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश के साथ, जैसे कि हमारा डेटा, हाँ, जिसकी हम भारत से किसी डेटा को
अमेरिका में भेज सकते हैं, है ना, भेज सकते हैं, जापान में भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो वैन क्या होती है कि बहुत बड़े नेटवर्क को वैन कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये वाला व्यापम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रम से जमाना, इस प्रकार के प्रश्न वैसे भी आजकल पूछ रहा है व्यापम, ठीक है। तो मैन का क्षेत्र लैंड से बड़ा होता है बोल रहा है, तो मैन हमारा यहाँ पे है, लैंड हमारा यहाँ पे है, तो क्या यह करेक्ट है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है, ठीक है। चौथे नंबर को देखो, पेन का क्षेत्र मैन से बड़ा होता है बोल रहा है। अब क्या यह सही है क्या? पेन है आपका यहाँ पे और ये है आपका मैन यहाँ पे, तो मैन से छोटा क्या होता है? पेन होता है, जबकि हमको यहाँ पे उल्टा बोल दिया गया है, ठीक है। तो चौथा जो है वह गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड, सिंपल प्रश्न था, लेकिन पूछने का तरीका इसको इंपॉर्टेंट और टफ बनाता है, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपको, ठीक है। लैंड वैन मैन एकदम डिटेल में मैंने आपको 2 से 3 वीडियो में बता दिया है। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न को आपको छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। देखो कथन ए दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, बायोस जो है वह कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही समय कार्य करता है। तो बायोस क्या होता है इसको भी मैंने आपको बता रखा है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, क्या देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है एकदम कुछ सेकंड्स के लिए ही क्या होते हैं, रन होना चालू कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम जो होते हैं ऑटोमेटिक रन होते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो यही क्या होते हैं, यही होते हैं हमारा बायोस। क्या होते हैं? बायोस, जो कि क्या करता है, सिस्टम को बूट करने का कार्य करता है, ठीक है। सिस्टम को चालू करने का कार्य करता है कौन सा? बायोस। कहाँ पे स्थित होता है यह बायोस जो है वह? रोम में स्थित होता है, ठीक है, रोम में स्थित होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और यह क्या होता है? कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय कार्य करता है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। रोम में स्थित, अच्छा, यह एक प्रकार का प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखना, यह भी पूछ चुका है। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्थित प्रोग्राम को बायोस कहते हैं। और यह क्या करता है? कंप्यूटर को बूट करने का कार्य, यानी कि बूटिंग का कार्य करता है, जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो गया। सेकंड दिया है आपको कारण में, बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, लोड यानी कि बूटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यह भी हमारा करेक्ट है, यानी कि कथन और कारण जो है वह दोनों के दोनों सही है, और कारण एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और आता है आपका छठवां प्रश्न, यानी कि कथन ए देखो। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग से एक बात करनी थी, अगर यह इसमें से माने कि 100 के 100 प्रश्नों में से आपको कोई भी टॉपिक छूट जाता है, या कंप्यूटर के हिंदी की कोई भी टॉपिक अगर मुझसे रह गई है, छूट गई है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। अगले टेस्ट में मैं क्या करूँगी, सेम उसी टॉपिक को कवर कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि इस टॉपिक के प्रश्न हमको ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए करके, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत कमेंट कर देंगे आप लोग। अगले टेस्ट में आपको उसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे छूट जाता है कुछ भी टॉपिक, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो कथन ए दिया है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। अनुप्रयोग का अर्थ मैंने क्या बताया? एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या? जी नहीं, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रयोग नहीं करते इसको, ठीक है। कारण आपको दिया है, यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह यूजर यानी कि मानव के बीच आप कह सकते हैं, और सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के बीच। तो यूजर और सिस्टम के बीच यानी कि कंप्यूटर और मानव के बीच क्या करता है? संबंध का यानी कि माध्यम का कार्य करता है। यह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये वाला प्रश्न जब 1 लाइन वाले प्रश्न आते 2025 के पहले आप कह सकते हैं, तो 1 लाइन प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न को पूछा था, ठीक है। मानव और सिस्टम के बीच, कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने वाले माध्यम को क्या कहते हैं करके, तो उसका आंसर था उस प्रश्न का ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है, ये हमारा गलत था, ये हमारा सही है, यानी कि ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो फिर 7वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। कथन ए दिया है आपको,
कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, बाइनरी भाषा को समझता है, तो क्या यह सही है क्या? बिल्कुल, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, और मशीनी भाषा में क्या इंक्लूड रहते हैं? 0 और 1। ठीक है, इसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आविष्कार भी किसने किया था? ऑगस्टा अडा बायरन। ठीक है, ऑगस्टा अडा बायरन ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, इनका नाम को याद रखना है। बाइनरी भाषा में केवल 0 और 1 होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो पहला सही है और कारण भी सही है। 0 का अर्थ होता है ऑफ करना, 1 का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, तो दोनों के दोनों फिर से यहाँ पे हमारे सही हैं, यानी कि ए हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर देखो, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सबसे पहले देखो, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था सीपीयू को, है ना। यानी कि मेन प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? मेन प्रोसेसिंग का कार्य करता है हमारा सीपीयू, क्योंकि जिसके पास दिमाग होगा वही प्रोसेस करने का कार्य करेगा। ठीक है, कंप्यूटर का दिल किसको कहते हैं? यह मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर का दिल किसको कहते हैं? मदर बोर्ड को। मदर बोर्ड को। ट्रिक क्या याद करवाया था? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। क्या याद करवाया था? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मदरबोर्ड को क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का दिल कहेंगे। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजरी कौन करता है? सुपरवाइजरी करना मतलब निगरानी करना, नियंत्रित करना। ठीक है, तो नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो उसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले यह जान लो, तो सीपीयू आते हैं, सॉकेट्स आते हैं, ठीक है, रैम आते हैं, पीसीस आते हैं। ठीक है, पीसी और चिपसेट्स भी आते हैं, बायोस भी आते हैं, जो अभी हमने प्रोग्राम की चर्चा करी वह बायोस भी आते हैं। तो सारे के सारे जो है माइक्रो प्रोसेसर में आते हैं। तो आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, नेटवर्क डिवाइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तुरंत के तुरंत कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, 90 प्रश्न का आंसर, 90 प्रश्न आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिया है अर्पानेट क्या है। ठीक है, तो अर्पानेट क्या होता है? विश्व का पहला नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना। अर्पानेट क्या है? विश्व का पहला नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना, जिसके माध्यम से आज हम लोग क्या करना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है फ्रेंड्स, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछता है इसका, है ना। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1960 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था। और कहाँ हुआ था? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्पानेट का आविष्कार हुआ था। अर्पानेट है क्या? पहला नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना है। क्लियर है? तो चलो फिर कंप्यूटर के लास्ट प्रश्न यानी कि 10वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। कंप्यूटर में सबसे तेज स्मृति यानी कि मेमोरी कौन सी है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने कंप्यूटर वाले क्लास में करवाए हैं। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी तो नहीं होती, हार्ड डिस्क भी नहीं होती, रैम भी नहीं होती। इसका आंसर है आपका कैच मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं ना। कैश मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है? हार्ड डिस्क जो होती है वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम आता है। ठीक है, अब देखो कैश मेमोरी एक्चुअली में होता क्या है? आप सभी ने क्या किया है? मोबाइल का इस्तेमाल किया है। आप सभी के हाथ में अभी फिलहाल मोबाइल होगा। ठीक है,
तो मोबाइल में आप जैसे कि अभी आपने यूट्यूब ओपन किया है, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं। जैसे ही आप यूट्यूब को बंद करेंगे, ठीक है, उसके बाद मान लो आपने ओपन कर लिया गेम का, ठीक है, आपने गेम का ऐप ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया आपने, मान लो आपने गैलरी ओपन कर ली, ठीक है, मान लो आपने गैलरी ओपन कर ली, ठीक। 3 प्रकार के आपने ऐप ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब मोबाइल बंद कर देना चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को आप लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होम बटन रहता है ना, उसको दबा करके देखना 3-4 प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। कौन कौन से प्रोग्राम, एक गैलरी वाला ऐप ओपन रहेगा, एक रहेगा यूट्यूब वाला, एक रहेगा गेम वाला रहेगा ना, आपने सबने देखा ही होगा। जिसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन रहता है, उसको दबा करके क्लियर करते हो ना। वही चीज़ आपका क्या है, कैश मेमोरी, जितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर आपको दिख रही थी, यानी कि 3 जो स्टोर दिख रही थी, ऐप का ऑप्शन दिख रहा था, ये कहाँ पे स्टोर हो रही थी, कैश मेमोरी में स्टोर हो रही थी, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर ऑल का ऑप्शन यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल करके लिखा रहता है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत के तुरंत सारे के सारे डेटा क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यानी कि यह एक प्रकार का अस्थायी रूप से स्टोर रहती है, अस्थायी मेमोरी कहते हैं इसको। और यह सीपीयू के नज़दीक रहता है, ये वाला भी पूछ चुका है, सीपीयू के निकट कौन सा मेमोरी रहता है, तो कैश मेमोरी रहता है। एक प्रकार का यह प्राइमरी मेमोरी है, जिसको क्या करते हैं, सबसे तेज मेमोरी के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के 10 प्रश्न भी कंप्लीटेड। ओके, अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश के 10 प्रश्नों में। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, जरूर से मुझे कमेंट करना। और अगर आपको और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस चाहिए तो यह भी एक बार से कमेंट करना, ठीक है, जिससे मैं आपको जब भी मैं आपको मेगा टेस्ट 4-5 अपलोड करती हूँ तो इसमें और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे स्पीच दिया गया है और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। स्पीच मैंने आपको बताया था इंग्लिश और हिंदी में कितने स्पीच होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार के पढ़ते हैं ना। हिंदी में कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, इसी यही को क्या बोल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉलम ए में पहला दिया गया है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, और संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से नाम कौन सा है, ब्यूटीफुल तो नहीं है, क्विकली भी नहीं है, नाउन है हमारा पिंकी। क्या नाम है, नाउन हो गया पिंकी, यानी कि पहले का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए का हो गया तीसरा, ठीक है। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो शब्द किसी नाम के बदले में आते हैं, नाम के बदले में रिप्लेस करके जो शब्द आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, सीता वाला, सीता खाना खाती है, तो सीता के जगह में हमने क्या लिख दिया था, वहाँ लिख दिया था, ठीक है। तो वहाँ हो गया, वे हो गए, तुम हो गए, तुम्हारा हो गए, ये किस में आते हैं, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन इनमें से कौन सा है, दे, ठीक है, दे मतलब होता है हिंदी में वे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, यानी कि बी का हो गया चौथा। क्लियर। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्ब यानी कि क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल, जैसे कि बोलते हैं ना, वह बहुत ही सुंदर लड़की, यानी कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल जो है वह लड़की की विशेषता बता रही है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रही है। तो एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। सी का क्या हो गया, पहला। क्लियर। एडवर्ब का मैंने क्या बताया, जो क्रिया की विशेषता बताती है उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वह बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जो है वो क्या, किसकी विशेषता बता रही है, उस लड़के की विशेषता बता रही है क्या, नहीं, कार्य करना, यानी कि कार्य करना यहाँ पे कौन सा हो रहा है, दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता बता रही है कि वह बहुत धीरे धीरे दौड़ता है करके। तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब है हमारा क्विकली। क्विकली इसमें मतलब होता है यहाँ पे जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी का हो गया दूसरा नंबर, ठीक है, डी का हो गया दूसरा, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 वाला हमारे पास ऑप्शन कौन सा है,
3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको देखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग वाले आ गए। इस बार आपको दिया गया है मैच द टेंसेस विद देयर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको टेंस दिया है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है, उसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम नंबर ए में पहला देखो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखो परफेक्ट में होता है हमेशा हैज़ हैव होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, हैज़ हैव होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में यही हो जाता है आपका हेड हो जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेड होता है। देखो इस प्रकार का नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इसी प्रकार से और प्रश्न आ जाए। देखो कंफर्म तो नहीं है कि यही वाले प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे ना। मैं तो पेपर सेट नहीं कर रही हूँ कि यही प्रश्न आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे पॉसिबल वे को याद करना है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव। ठीक है, ये होता है हमारा विल हैव शैल हैव। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, हैस लगा हुआ है। देखो ये हैस लगा हुआ है और यहाँ पे हैव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे विल लगा है। और विल का यूज कब होता है, फ्यूचर टेंस में विल शैल का यूज होता है। ठीक है, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जो कार्य रनिंग में होते हैं, जो कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो ही इज रनिंग, वह अभी दौड़ रहा है ना। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सॉरी पास्ट बोला गया ना, मैं प्रेजेंट का देख दे रही थी, गलती हो गया। ही वॉज रीडिंग। ठीक है, ही वॉज रीडिंग यानी कि वह पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा, पहला, बी का हो जाएगा हमारा पहला। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का मैंने आपको बताया विल लगा होता है, वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट हो गया हमारा सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो गया दूसरा। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो कार्य अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, यानी कि ही इज रनिंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डी का हो गया हमारा चौथा, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, 3 1 2 4। फिर से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखो और हम लोग प्रश्न देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये एक प्रकार से कूट वाले प्रश्न है ना। पहले नंबर में देखो इनमें से सही कौन कौन सा है आपको यह बताना है। ठीक है, आर्टिकल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टिकल्स जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, यह बोल रहा है। तो क्या यह सही है क्या, हम लोग किससे कितने प्रकार जानते हैं, ए एन डी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग और कोई सा आर्टिकल को जानते हो क्या, मैं तो नहीं जानती। तो मेरे हिसाब से कितना होता है, 3 होता है। क्लियर? सेकंड नंबर को देखो, एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल्स, वॉवेल्स का अर्थ होता है स्वर। ठीक है, एन का यूज जो है स्वर के पहले होता है, यहाँ बोल रहा है। तो क्या यह सही है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे देखना स्वर मतलब कौन कौन से, इंग्लिश में स्वर होते हैं 5, AEIOU, इसके पहले क्या होता है, एन का यूज होता है बोल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी होता है जिसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वॉवेल के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सही हो गया। तीसरे नंबर को देखो, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि होता है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन के पहले क्या होता है, ए लगता है बोल रहा है। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट है। और द इज अ डेफिनेट आर्टिकल्स, जब हमको किसी डेफिनेट आर्टिकल यानी कि एकदम परफेक्ट चीज़ों के बारे में बोलना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ताजमहल, द सूर्य, द मून, इस प्रकार का बोलते हैं ना, सॉरी द सन, द मून, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सभी के सभी करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपल था लेकिन आपको कूट वाले प्रश्न में इसी प्रकार का देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अजर्सन यानी कि कारण आपको कथन आपको दिया गया है, ही प्लेस फुटबॉल इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोल रहा है, ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, या किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बोल रहा है। जब भी आपको हिंदी में ता है, ते है, ती है आता है, तो वह किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस वही बन रहा है, वह फुटबॉल खेलता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, कथन जो दिया है वह करेक्ट है। ठीक है, कारण आपको दिया है बिकॉज
इट शोज हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस मतलब जो डेली की क्रियाएं होती है, ठीक है। वह रोज सुबह 6 बजे उठता है, यह एक प्रकार की डेली की क्रियाएं हो गई। सूरज क्या करता है, सूरज जो है हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, यह एक प्रकार की डेली की क्रियाएं हो गई। तो इस प्रकार की जितने भी क्रियाएं होती है वह हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन मतलब डेली होने वाली क्रियाएं। क्लियर है? तो यह भी हमारा राइट है और यह भी हमारा करेक्ट है। मतलब कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए आर एक्सप्लेन द ए, ठीक है। कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है हमारा कारण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। कथन आपको दिया है एडजेक्टिव्स क्वालिफाइज वर्ब, ठीक है। अभी मैंने एडजेक्टिव का मतलब क्या बताया था, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उल्टा बोल दे रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज वर्ब बोल रहा है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको यहाँ पे एडजेक्टिव बोल दे रहा है। तो क्या यह सही है, क्या नहीं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, जबकि वर्ब यानी कि क्रिया की विशेषता बताने को वाले को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या होता है इसका, एडवर्ब, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है एडवर्ब। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, पहला हमारा गलत हो गया। क्लियर? कारण आपको दिया गया है वर्ड्स क्वालिफाइंग नाउन्स आर एडजेक्टिव, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन की यानी कि संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, वही आपको बोला गया है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है, यानी कि कथन हमारा गलत है, लेकिन कारण क्या है, सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ए ट्रू एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिया क्या मैंने, ए फॉल्स एंड आर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पे कथन दिया है वॉइस चेंजेस ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वॉइस जो है वह किस में चेंज, किस लिए चेंज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए। और कारण आपको दिया है बिकॉज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यह आपका दोनों के दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, सेंटेंस दिया है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। उसने बोला कि मैं बुक पढ़ता हूँ। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पास्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस कौन सा है, ही सेड दैट ही रीड्स अ बुक। रीड्स दिया यानी कि यह तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ही सेड दैट आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो आई होगा या ही होगा, जब भी हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो क्या करते हैं, आई का यहाँ पे ही हो जाता है, ठीक है। तो आई वाले को आंसर मत लगाना, ये हो जाएगा आपका ही वाला, ठीक है। और ही सेड दैट ही हैड, ये हैड लग गया यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आई का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। क्लियर है, इनडायरेक्ट में ही हो जाता है। शी का भी सॉरी, शी का क्या हो जाएगा, शी का शी रहेगा, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। दे आर क्लीनिंग द रूम, उन लोग क्या कर रहे हैं, रूम को साफ कर रहे हैं। तो देखो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पहले एक बार आप लोग, दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है, देखो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट में बदल जाता है, और यदि क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा हो तो वह क्या होता है, उसमें उसको हटाने के लिए हमको बिंग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, दे आर क्लीनिंग द रूम, यानी कि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी को हटाने के लिए हमको बिंग का इस्तेमाल करना होगा। और किसी ऑप्शन में बिंग नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। दे आर क्लीनिंग द रूम का पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द रूम इज बिंग क्लीन्ड, यहाँ पे बाई देम भी ऐड रहेगा तो भी यह करेक्ट है, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, देम होता है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल करके रखा है। तो दे आर करेक्ट, सॉरी, करेक्ट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वह क्या है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित में अच्छा है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जिसको मैंने आपको रटने बोला था, जैसे कि गुड, गुड के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। ठीक है, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑब्लाइज यानी कि होता है माफी मांगना, इसके साथ लगता है ऑब्लाइज, सॉरी टू लगता है। ठीक है, ऑब्लाइज टू। नोन के साथ हमेशा क्या लगता है, नोन के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ होते हैं और बहुत सारे मैंने इस वाले वीडियो में करवाए हैं, एक बार देख लेना आप लोग। प्रपोजिशन वाले वीडियो में मैं डिटेल में आपको करवाया है। ठीक है, तो ही इज गुड, गुड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, एट लगता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या एक प्रकार का फिक्स प्रपोजिशन होता है। ठीक है, जिसको जो कि आपको हर सेंटेंस में, सॉरी हर टेंस में यूज करना रहेगा, चाहे टेंस कुछ भी दिया हो, गुड के साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो अब रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश के 10 प्रश्न, यानी कि टोटल हमारे अब 30 प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश के प्रश्नों को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सीरीज का। ठीक है, 7 से आपको 26 पे जाना है, 26 से 63, इस प्रकार से जाना रहेगा आपको। तो देखो, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाते हैं, 215 जो है वह किसके आसपास है, 215 जो है वह 216 के आसपास है। ठीक है, 124 जो है वह 125 के आसपास है, 64 जो है, सॉरी 63 जो है वह 64 के आसपास है। इस प्रकार का चल रहा है। मतलब यहाँ पे देखो 216 क्या होता है, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, और उसमें अगर हम -1 करते हैं तो कितना आता है, 215 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 125 कब आता है, जब हम 5 का क्यूब करते हैं तब 125 आता है, उसमें अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। 64 कब आता है, जब 4 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो 63 आएगा। उसी प्रकार 26 कब आता है, जब हम 3 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे तो 26 आता है, और 2 का क्यूब होता है 8, उसमें -1 करेंगे तो आता है 7। ठीक है, तो सीरीज किस प्रकार का चल रहा है हमारा, यहाँ पे है 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो अगला क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब, और सब में -1 हुआ इसलिए -1 कर दिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, -1 किए तो टोटल हमारा कितना आ गया, 342, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके पहचानना है कि किस प्रकार के पैटर्न में दिया हुआ है। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न आ गए। क्वेश्चन आपको दिए है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र का भाई है। ठीक है, तो रीना का उस व्यक्ति से क्या संबंध है यह आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा बोल रहा है ना, रीना की बात हो रही है कि वह मेरे पिता, यानी कि रीना, रीना के पिता, इसको पहले सर्कल बना दें क्योंकि यह महिला है। तो रीना के पिता कौन है, ये है रीना के पिता, जिसको पुरुष है इसलिए हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, रीना के पिता की पत्नी, इसकी पत्नी कौन है बोल रहा है, इसकी पत्नी जो है रीना की माँ है। क्लियर है, और पत्नी के पुत्र, यानी कि पत्नी के पुत्र नीचे की तरफ यहाँ पे ये है पुत्र है। ठीक है, का भाई है। अब इस पुत्र का भाई कौन है बोल रहा है, इस पुत्र का भाई है एक दूसरा बंदा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रीना का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, रीना जो है, रीना यहाँ पे है, उस व्यक्ति का यानी कि ये वाले व्यक्ति का, अब इन दोनों का क्या संबंध है यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप खुद सोच करके देखना, रीना के पिता की पत्नी, रीना के पिता की पत्नी, आपके पापा की पत्नी, आपके पापा की पत्नी कौन हुई, आपकी माँ हुई। ठीक है, और आपकी माँ के बेटे, आपकी माँ के बेटे क्या हुए, आपके भाई हुए, और आपके भाई के भाई, भाई के भाई क्या हुए, आपके भाई ही हुए ना। तो यहाँ पे भाई बहन का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में भाई भी दिया रहेगा और बहन भी दिया रहेगा, आपको कैसे पहचानना है कि भाई आएगा या बहन आएगा करके। तो यहाँ पे देखो रीना का संबंध पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीना का संबंध उस व्यक्ति से क्या है करके, तब हम आंसर क्या लेंगे, रीना का है बहन का संबंध है। ठीक है, अगर यह पूछता कि उस व्यक्ति का
रीना से क्या संबंध है करके, ठीक है। का वाले को आपको पकड़ना है, तो उस व्यक्ति का अगर बोलता उस व्यक्ति का रीना से क्या संबंध है करके, तब हमारा आंसर क्या होता, भाई होता। समझ में आया। जो भी का वाले शब्द रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे रीना का है या तो फिर व्यक्ति का होता, उसको उसका आपको संबंध बनाना रहेगा। क्लियर है। तो यह एक प्रकार से अच्छा प्रश्न था और सिंपल प्रश्न था, ठीक है। देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिशा बनाएंगे। तो यह है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर है हमारा ऊपर, ऊपर की तरफ कितना चला, 10 किलोमीटर चला बोला, ठीक है। फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व हमारा राइट साइड में है, इधर कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है बोला है, ठीक है। फिलहाल यहाँ के लिए यहाँ पे है। फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण हमारा नीचे की साइड है, नीचे कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है बोल रहा है, ठीक है। अब वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। तो देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, एंडिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, एक प्रकार से आपको ये वाली दूरी को निकालना है, ठीक है। ये कितना दूरी है, यही आपको निकालना है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये वाला जब 10 था तो ये वाला भी 10 था, ठीक है। अब ऊपर वाला 5 है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, क्योंकि एक प्रकार से यह आयत बन रहा है ना। आयत की दोनों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये 10 दिया है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको दिशा भी पूछा गया था, 5 किलोमीटर हमारा आंसर आया। और बोल रहा है कि किस दिशा में है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग दिशा को, कलर पहले चेंज करते हैं। देखो कथन आपको दिया गया है, सभी खिलाड़ी क्या है, मेहनती है, और कुछ मेहनती क्या है, विद्यार्थी है बोल रहा है। तो निष्कर्ष आपको दिया है कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, और सेकंड में दिया है कुछ विद्यार्थी जो है मेहनती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सभी खिलाड़ी, यहाँ पे खिलाड़ी का के लिख दिया मैंने, सभी खिलाड़ी क्या है, मेहनती है बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सभी खिलाड़ी मेहनती है। कुछ मेहनती क्या है, विद्यार्थी है। मेहनती वाला आपका ये बड़ा वाला सेक्शन है, कुछ मेहनती क्या है, विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये आपका कुछ वाला हिस्सा जो है विद्यार्थी में गिनती हो गया, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कुछ खिलाड़ी जो है वह विद्यार्थी है बोल रहा है। तो खिलाड़ी कौन सा है हमारा, ये वाला, और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है बोल रहा है, विद्यार्थी है हमारा ये वाला, ठीक है। तो क्या इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन हम नहीं बता सकते कि सच में इसका संबंध है या नहीं है, यह हमको कंफर्म पता नहीं है। तो जब भी कंफर्म पता नहीं होता है तो आंसर को नहीं मार्क करते हैं, ठीक है, मतलब रॉन्ग है ये मार्क करते हैं। और सेकंड में देखो, कुछ विद्यार्थी मेहनती है बोल रहा है। तो विद्यार्थी है आपका ये वाला, और मेहनती कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है ना, इसीलिए हमारा सेकंड वाला जो है वह सही है, ठीक है। पहला गलत है और दूसरा सही है। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, पहला गलत दूसरा सही। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। देखो यदि टेबल का कोड आपको 45 दिया है, चेयर का कोड 44 है, तो स्टूल का कोड क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखो टी का कोड, टी का नंबर क्या होता है, टी का नंबर होता है, सॉरी यहाँ पे पहले आप टेबल लिख लीजिए। टी का नंबरिंग कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। ए का नंबरिंग कितना होता है, 1 होता है। बी का होता है 2, और एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है हमारा 12। ई का नंबर कितना होता है, 5, ठीक है। अब इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आता है, 12 5 कितना होता है, 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20, और 20 प्लस 20 कितना होता है, 40 होता है। लेकिन हमारा कोड कितना दिया है, हमारा आया है 40, यहाँ पे दिया है 45। तो इस प्रकार से 45 कैसे ला सकते हैं हम लोग, इसके वर्णों को काउंट करो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने वर्ण है इसमें, 5 वर्ण है, इसलिए हमने 40 प्लस 5 ऐड कर दिए, तो कितना बन गया, या पूरा पूरा हमारा 45 बन गया। इसी प्रकार से इसको कोडिंग किया गया है, ठीक है।
चेयर का देखते हैं एक बार, CHAIR, ठीक है। चेयर का C का नंबर कितना होता है, 3 होता है। H का नंबर होता है हमारा 8, A का नंबरिंग होता है 1, I का होता है 9 और R का नंबरिंग कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आता है, 8 3 होता है 11, 11 और 1 12, 12 प्लस 9 करेंगे तो कितना आता है, 21 और 21 प्लस 18 करेंगे तो कितना आता है, 39, ठीक है, 39 आता है। अब यहाँ पे देखो 44 किया गया है तो इसके भी लेटर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी जितने भी वर्ण दिए गए हैं उसको काउंट करना है, तो 5 दिए गए हैं इसलिए हमने +5 कर दिया। तो 39 + 5 करेंगे तो कितना आता है, 44 आता है, ठीक है। यानी कि ये वाला कोड हमको मिल गया। उसी प्रकार से अब हमको स्टूल का कोड क्या होगा यह निकालना है, ठीक है। तो स्टूल का देखते हैं, एस से कितना होता है, एस का कोड होता है हमारा 19, टी का कोड होता है 20, ओ का नंबर कितना होता है, ओ का होता है हमारा 15, फिर से यहाँ पर ओ का कोड होता है 15 और एल का कोड कितना होता है, 12 होता है। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को प्लस करने पे आता है 81, है ना। अब यहाँ पर भी वर्णों की संख्या को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर भी हमने +5 कर दिया, ठीक है। तो 81 + 5 करेंगे तो कितना आता है, 86, यानी कि 86 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको कभी कभी क्या पूछा रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखो वॉवेल्स का भी संख्या को कभी कभी ऐड करता है, जैसे कि यहाँ पे ए वॉवेल्स है ना, स्वर है, यहाँ पे ई जो है स्वर है। तो कभी कभी क्या करते, जैसे कि हमारा कोड कितना आया था, 40 आया था, 40 + 2 करके कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी वॉवेल्स व्यंजन की संख्या को काउंट कर देता है। तो यहाँ मतलब ट्रिक पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा पूरी की पूरी तरह। अब देखो ये वाले प्रश्न भी आपको पूछता है लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें प्रश्न थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कहना चाहिए। नीचे दिए गए समूहों के लिए सही वेन आरेख को चुनिए। डॉक्टर, मेल, सर्जन आपको दिया है, ठीक है। और ऑप्शंस में थोड़ा सा मिसमैच इसलिए कर दिया है, पूरी तरह से अलग बोल दिया, यानी कि इस प्रकार से डायग्राम ये बना होगा, ये ऐसा है। सर्जन डॉक्टर इसका कुछ हिस्सा यानी कि ये कुछ इस प्रकार का बना है, ठीक है। इसको इसने वर्ड में लिख दिया है। क्लियर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं, पहले इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, इसका डॉक्टर है तो डॉक्टर हमने पहले ये डॉक्टर बना लिया, ठीक है। डॉक्टर जो है मेल, कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। सभी के सभी डॉक्टर क्या महिलाएं होती हैं क्या, नहीं। कुछ डॉक्टर जो है वह पुरुष भी होते हैं, इसलिए हमने कुछ पार्ट को मेल लिख दिया, ठीक है। सर्जन, सर्जन जो सर्जरी करते हैं, तो कुछ डॉक्टर जो है वह सर्जन हो सकते हैं जिसमें से कुछ मेल भी होंगे। तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, सर्जन के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों का मिला जुला हिस्सा कैसे है, ये वाला जो है तीनों का कॉम्बिनेशन वाला बन गया, ठीक है। तो हमारा डायग्राम किस प्रकार से निकल के आ रहा है, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, यही हमारा सही आंसर होगा। इसी को इसने वर्ड में लिख दिया है, सर्जन, डॉक्टर और सब सेट मेल का सर्जन मेल का कुछ भाग इनसे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न व्यापम में देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक वीडियो भी मैंने बनाया था वेन डायग्राम वाला 2-3 महीना पहले, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के फ्रेंड सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो वहीं पे आप क्या करेंगे, सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। सारे के सारे वीडियो जो है हर टॉपिक के वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो जरूर से वीडियो को वॉच किया कीजिए, ठीक है। कथन आपको दिया है, रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है। ये आपको कथन दिया है कि कंपनी ने क्या सोचा है कि अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी फिलहाल हमको नहीं सोचना है। अनुमान इसका दिया गया है कि पहला, कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो क्या यह सही हो सकता है क्या, भाई अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय है, आपके पास मान लो 5 एम्प्लॉय है, ठीक है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, ठीक है, आपको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को और अच्छा पेमेंट देने की कोशिश करेंगे, उनको और अच्छा बोनस देने की कोशिश करेंगे ना। तो इसी को बोल रहा है कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, माने कि इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ तो हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना है हमको, ठीक है। और देखो सेकंड में दिया है, कंपनी अपने कर्मचारियों को खुश रखना चाहती है। तो क्या यह सही है क्या,
कंपनी अगर अपने कर्मचारी को खुश रखेंगी तो कंपनी क्या होगा, आगे जो है वह ग्रोथ करने में हेल्प होंगी। जैसे कि होता है ना, दिवाली वगैरह के समय जितने भी मेड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, साड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, मिठाइयाँ गिफ्ट करते हैं। यह क्यों करते हैं, ताकि वहाँ और अच्छे से खुश रहे और अच्छे से हमारे घर की साफ सफाई कर सके, करते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो पहला अनुमान हमारा करेक्ट है, दूसरा भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों सही है, ठीक है। तो अनुमान वाले और कथन वाले प्रश्न भी आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक। देखो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पहले कैसे दिया है। अगर शब्द PQBRD को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में यह कैसा दिखेगा, यह आपको बताना है, ठीक है। देखो आपको एक बाय डिफॉल्ट ये मान करके चलना है कि अगर आपको मिरर का इमेज ऐसा नहीं दिया हो, ऐसा दिया रहता है ना, अगर यह नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आपको राइट साइड में मान करके चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग लेते हैं PQBRD, ठीक है, इसके राइट साइड में मिरर रख दिए, ठीक। कभी कभी लेफ्ट में भी दिया रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग राइट में रखेंगे। अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, डी को यहाँ पे उल्टा बनाओ, ये हमने डी को उल्टा बना लिया। आर कैसे बनेगा, आर जो राइट साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट में जाएगा, यानी कि ये बनेगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और बी कैसे बनेगा, बी जो लेफ्ट में दिख रहा है उस वो राइट में जाएगा, यानी कि लेफ्ट बी ऐसा है ना, ये राइट का पार्ट है, ये लेफ्ट का पार्ट है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का पार्ट जो है वह राइट के पार्ट में बन जाता है, और वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का पार्ट जो है वह नीचे का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। और क्यू कैसे बनेगा, क्यू बनेगा आपका कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और पी कैसे बनेगा, पी बनेगा आपका इस प्रकार का। ये आपने अगर आपने मिरर इमेज वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका क्या है, ये वाला जो आंसर है वह एकदम करेक्ट है, ठीक है। मुझे टाइपिंग करते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आपका करेक्ट आंसर है ये वाला। क्लियर है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज को एक बार जरूर से वॉच करके जाना, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, एक वर्गाकार कागज को पहले आधा मोड़ा गया, फिर दोबारा आधा, है ना, कोने पर एक छेद किया गया है। अब कागज को खोला जाए तो कितने छेद दिखेंगे, यह आपको बताना है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, पहले एक वर्गाकार कागज है, तो ये हमने बना लिया, वर्गाकार कागज है मान लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको आधा मोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ सेंटर से आधा मोड़ रहे हैं, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार का बन जाएगा, जब आधा इसको मोड़ेंगे तो यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा ना, समझ में आ रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा आधा मोड़ रहे हैं, यानी कि आधा आप कैसे मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसा आधा मोड़ेंगे, इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, तो अब कैसा बन रहा है, यह इस प्रकार से छोटा सा बन करके तैयार हो गया। समझ में आया, पहले यहाँ पूरा बड़ा सा था, इसको हमने बीच से मोड़ दिया तो यह कुछ इस प्रकार से लंबा सा बन गया, फिर बीच से मोड़ा है तो यह छोटा सा चौकोर बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोने पर एक छेद किया गया है, कोने पर एक छेद करेंगे, मान लो इस कोने पर एक छेद करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, अब कागज को खोला गया, कोने पर एक छेद करेंगे, अब कागज को खोल देंगे तो कितने छेद होंगे यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, जब आप इसको एक बार फोल्ड किए तो यहाँ कितनी परत बन गई थी, दो परत, एक परत ये वाली, दूसरी परत ये वाली बन गई थी ना। फिर यहाँ पे दो परत ऑलरेडी है, ठीक है, ये वाले पिक्चर में दो परत ऑलरेडी है। ये जब हम इसको बीच से और मोड़ेंगे तो ये तीसरी परत बन जाएगी, ये चौथी परत बन जाएगी, यानी टोटल हमारे पास कितनी परत है, टोटल हमारे पास इस वाले पिक्चर में चार परत है, ठीक है। और चार परत में जब हम लोग छेद बनाएंगे, ये वाला होल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, चारों के चारों में होल होंगे। तो कितने छेद बन गए टोटल, आपको यह बताना है। तो टोटल हमारे चारों के चारों में छेद बन गए, मतलब टोटल 4 हो गए। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कागज फोल्डिंग वाला क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग एक बार देखना, नॉन वर्बल रीजनिंग में गिनती होता है इसका, ठीक है। मैथ्स के प्रश्नों को देखते हैं अब। निम्न में से कौन सा जोड़ा अन्य 3 से भिन्न है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 3 और 9 में किस प्रकार का संबंध है, यह आपको देखना है। 3 और 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि पहला जो है हमारा स्क्वायर के फॉर्म में ऐड है, मतलब दिया हुआ है। और 4 और 16 में किस प्रकार का संबंध है,
4 का स्क्वायर जो है वह 16 होता है, ठीक है। और 5 और 25 में किस प्रकार का संबंध है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। लेकिन क्या 6 का स्क्वायर 35 होता है क्या, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, लेकिन हमको 35 दिया गया है, यानी कि अन्य से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समुच्चय वाले प्रश्न भी आते हैं। और देखो अगला प्रश्न है, कथन आपको दिया है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या होता है, 0 प्राप्त होता है, यह आपको बोला गया है। तो किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको गुणा करके दिखाती हूँ 8 का अगर मैं 0 से गुणा करती हूँ तो क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होगा कि 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या यानी कि 8 लिया मैंने तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह हमारा करेक्ट है। कारण आपको दिया गया है क्योंकि 0 का किसी संख्या से कोई वास्तविक मान नहीं होता है। तो क्या यह सही है, क्या 0 का किसी संख्या से कोई वास्तविक मान नहीं होता, यह हम नहीं कह सकते, यानी कि हमारा दूसरा जो है गलत हो गया, पहला सही है दूसरा गलत है, यानी कि कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, यह भी बहुत ही इजी है। मैंने आपको बोर्डमास रूल वाला एकदम क्लियरली समझाया, ठीक है। यह तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न हो गया है। बोर्डमास रूल वाले जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो वीडियो है ना, उसमें देखना आप लोग, एकदम बेसिक से लेकर के मैंने एडवांस लेवल तक के प्रश्न कराए हैं, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। उस वीडियो को एक बार जरूर से वॉच करना, उसमें से प्रश्न आएंगे, ठीक है। यह तो एकदम बेसिक प्रश्न था बोल दो। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, बोर्डमास ब्रैकेट को, फिर गुणा वाले को, फिर डिवीजन को, फिर यहाँ पे गुणा वाले को, यानी कि ये वाला था ऑफ वाला है ना, ये था प्लस, ये था आपका माइनस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 15/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 12/4 कितना होता है, 3 होता है। 12/4 3 होता है। कौन कौन सा साइन था, यहाँ पे गुणा का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था। अब यहाँ पे देखो 3 + 3 को पहले सॉल्व करेंगे कि 5 × 3 को पहले सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबर जो है वह गुणा का आता है, तो 5 × 3 को पहले सॉल्व करेंगे। 5 3 कितना होता है, 15 होता है। +3 करेंगे तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 18 हमारा करेक्ट आंसर है, क्लियर है। देखो ये आपका एक प्रकार से रीजनिंग का प्रश्न है जिसको मैथ्स में आया है। 1/2 और 1/4 में किस प्रकार का संबंध है, 1/2 को आपको 1/4 बनाना है, तो इसका आप वर्ग करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4, यानी कि आपको यही दिया गया है। 1/4 का संबंध कैसे है, वर्ग हुआ है। तो उसी प्रकार से 3/4 का आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो 3/4 का वर्ग किए हैं तो कितना हो जाएगा, 3/4 × 3/4, 3 3 कितना है 9, 4 4 16, 9/16 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्या नहीं है। तो एक और पॉसिबिलिटी यह बन सकती है कि 1/2 आपको ये जो दिया गया है इसको आपको क्या करना है, नीचे में सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा 2 करना रहेगा, ठीक है। नीचे में 1/2 से गुणा करना रहेगा तो यह क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 3/4 था, ठीक है। इसको अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 3/8 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी आपको ऑप्शंस के हिसाब से भी चलना पड़ता है, ठीक है। जो बोला गया है उसके हिसाब से आपको चेक करके देखना रहता है, क्लियर है। अगला प्रश्न को आप लोग देखेंगे, कथन आपको दिया है हर अभाज्य संख्या जो है विषम होती है, बोल रहा है हर अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो क्या यह करेक्ट है क्या, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अभाज्य संख्या के रूप में 41, ठीक है। तो क्या यह विषम होती है क्या, बिल्कुल विषम है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ठीक है। ये वाला अपन पूछ भी चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कौन सी गिनती होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 और स्वयं के अलावा 1 एवं
स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को देखो, 2 जो है वह 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2, और 2 क्या है? 2 एक प्रकार से सम संख्या में गिनती होता है। 2 क्या है? सम है, विषम नहीं होता है। तो हर अभाज्य संख्या विषम होती है बोल रहा है, तो यह तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है? कारण आपको दिया हुआ है 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। हाँ, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी विषम संख्याएं होती है, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 41 हो गया, सभी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। यानी कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। यह हमारा करेक्ट हो गया। पहला वाला गलत था। ठीक है, यानी कि कथन गलत है और कारण जो है वह सही है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है यह। एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि पास होने के लिए 50% अंक चाहिए तो कुल अंक कितने हैं यह आपको बताना है। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करना है किया था उसने? 40% अंक प्राप्त किया। मान लो कुल अंक जो है, कुल अंक का पेपर कितना था? कुल हमारा x नंबर का पेपर था। ठीक है, तो x का 40% उसने प्राप्त किया। परसेंटेज हमेशा बटे में जाता है, तो x का 40% उसने प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया बोल रहे, यानी कि आपने मान लो 30 नंबर पाया है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपको प्राप्त हुआ है। आप क्या बोलेंगे? अगर मुझे 3 नंबर और मिल जाता तो मैं पास हो जाता, यही बोलेंगे ना। तो 3 नंबर और मिल जाता, यानी कि 3 नंबर से फेल हुए आप, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 3 नंबर कहीं से और जुगाड़ पानी हो जाता तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते। यही मतलब होता है इसका ना। तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है 20 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर इस 40% में अगर मान लो 20 नंबर और मिलता तो वह क्या हो जाता? वह जो विद्यार्थी वह पास हो जाता। तो x का 40%, ये हमने 40% लिख दिया, प्लस करेंगे 20, है ना, 20 नंबर दिया है इसलिए 20 लिख दिए। उसकी यह कितने के बराबर है बोल रहा है? पास होने वाले अंक यानी कि 50% के बराबर है। समझ में आए कैसे किए? अगर आप 3 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं से आपको 3 नंबर और मिलता तो आप पास हो जाते, तो उसी को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुनी 50/100 माइनस x गुनी 40/100 बराबर क्या हो, यहाँ पे क्या बचा है? 20 बचा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40 करेंगे तो 10। यहाँ पे कैंसिल करके पहले लिखती हूँ। तो x गुना 10/100 बराबर कितना दिया था? 20 दिया था। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 10 को, तो क्या बन जाएगा? x बराबर हो जाएगा 20 गुना 10, और 20 गुना 10 कितना होता है? 200 होता है। यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का पेपर था। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, समझ समझ करके। ईजी होते हैं ये वाले प्रश्न। ठीक है, देखना अगला प्रश्न आ गया है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 25 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 3 संख्याएं मान लो x1, x2, x3, तीनों का औसत बोल रहे हैं, यानी कि तीनों को पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो औसत कितना दिया है हमको? 25 दिया है। ठीक है, यदि पहली 2 संख्या का औसत कितना दिया है? 20 है बोल रहा है। पहले 2 संख्या का यानी कि x1 प्लस x2 औसत बोले, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। कितना दिया है? 20 दिया है। औसत मतलब क्या होता है? संपूर्ण संख्या का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या होती है। तो यहाँ पे पहले 3 संख्या का औसत 25 दिया था, यानी कि तीनों संख्या को हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 3 किया। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 संख्या का औसत दिया गया है, इसलिए x1 प्लस x2 की डिवाइडेड बाय 2 किए, कितना दिया है हमको? 20 दिया है। इस 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा हमारा 40 नंबर। यह हमारा दोनों का योग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी संख्या क्या है, यह हमको निकालना है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है? x है। x1 और x2 का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, कितना आ गया? 40। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो, x1 प्लस x2 की जगह कितना रख दो? 40 रख दो। ठीक है, तो पूरा पूरा हमारा क्या बना? 40 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। ठीक है,
इस 3 के साथ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 दिया कितना होता है 75, यानी कि 40 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा 75। 40 को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, यानी कि x3 बराबर कितना आ गया 75 माइनस 40, और ये हो जाएगा 5, 7 में 4 गया तो 3, यानी कि 35 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किए, जो जो आपको दिया है उसको यहाँ पे लिखते हुए जाना है सिर्फ, ठीक है। मैथ्स में यही होता है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है, जितना भी आपको दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखते हुए जाना है, फिर आंसर जो है ऑटोमेटिक निकल कर आते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वही दूरी 20 मिनट कम समय में तय करना चाहता है तो उसे कितनी गति रखनी होगी, यह आपको बताना है। इसमें एक और डिस्टेंस दिया है, एक और डेटा दिया है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं एक बार पहले इसको चेक करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको, राम की आयु श्याम से 2 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2 होगा, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है यह आपको बताना है, ठीक है। राम की आयु कितना दी गई है, श्याम से 2 गुनी है, यानी कि श्याम की आयु मान लो, हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। श्याम की आयु मान लो है x है, पूरा लिखती हूँ पहले यहाँ पे, श्याम की आयु कितनी है, श्याम की आयु मान लो x है, तो राम की आयु कितना हो जाएगा, श्याम की आयु से 2 गुनी है बोल रहे, यानी कि 2x हो जाएगा ना। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा बोल रहा है, 3:2 होगा बोल रहा है। फिलहाल अनुपात कितना है, x:2x है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद यानी कि x+10 करेंगे, नीचे भी x+10 करेंगे तो कितना अनुपात हो जाएगा बोल रहा है, 3:2 है बोल रहा है। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी यहाँ आपको निकालना है। बस अगर आपको ये वाला इक्वेशन लिखने आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो। तिर्यक गुणा कर देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 2x + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और 2x + 10 करेंगे तो 3 दूनी 6x + 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर दो, 30 को इधर, 2x को इधर, तो क्या हो जाएगा, 20 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, -10, और 6x - 2x करेंगे तो 4x, ठीक है। तो कितना आ गया, 10/4 बराबर x आ गया। कुछ मिस्टेक करी हूँ क्या, फिर से यहाँ पे कुछ डेटा जो है गलत हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे और डेटा कुछ गलत हो गया। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, पहले आपको श्याम की आयु को मानना है, उसके बाद 2 गुनी दिया गया था इसलिए हमने 2 गुनी मान लिया। फिर 10 वर्ष बाद बोला गया, यानी कि श्याम की आयु यहाँ पे x है, उसके बाद हमने 10 वर्ष प्लस कर दी क्योंकि 10 वर्ष के बाद का बोला गया है। राम की आयु को भी उसी प्रकार से किए हैं, और जो भी आपको डेटा दिया है उसको सॉल्व करना रहेगा। बाकी मुझे शायद यहाँ पे डेटा को गलत दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एकदम वही रहेगा, ठीक है। देखो एक और प्रश्न देख लेते हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम होती है बोल रहा है, तो क्या यह सही है क्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। और क्या ले सकते हैं, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यही होता है आपका पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है सम होती है क्या, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है वह सम संख्या है। 9 क्या है, 9 एक प्रकार का विषम संख्या है। 16 आपका सम संख्या है, लेकिन 81 क्या है, विषम संख्या है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, हाँ यह सही है। कैसे, यहाँ पे देखो 3 दिया है, देखना यहाँ पे, जैसे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। 7 का वर्ग क्या है, 7 भी एक प्रकार का विषम संख्या है, और इसका वर्ग होता है 49 भी क्या है हमारा विषम संख्या है, ठीक है। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, यह अब हमारा करेक्ट है, और पहला वाला हमारा गलत है, यानी कि पहला गलत और कारण जो है वह सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगला टॉपिक जो है वह कौन सा होना चाहिए और कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे, या भी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।